क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, कि आप अपने रिश्तों को अपनी मर्जी से चलाते हैं? सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने रिश्तों में खेल खेलते हैं, छोटे छोटे गेम्स जो हमें बिना जाने कंट्रोल करते हैं। दोस्ती हो, प्यार हो, शादी हो या ऑफिस, हर जगह इंसान इन मनोवैज्ञानिक खेलों का हिस्सा बनता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें खुद को पता भी नहीं चलता कि हम ये गेम्स खेल रहे हैं। एरिक बर्न की यह किताब गेम्स पीपल प्ले हमारी आंखें खोल देती हैं और हमें यह समझने की ताकत देती है कि लोग क्यों ये गेम्स खेलते हैं और कैसे उनसे बाहर निकला जा सकता है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की सबसे बेहतरीन किताबों का निचोड़, आसान भाषा में, गहराई से और दमदार अंदाज में। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। तो बने रहिए, क्योंकि आने वाला सफर आपके सोचने का तरीका बदल देगा। गेम्स पीपल प्ले सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों और व्यवहार को समझने का एक मनोवैज्ञानिक आईना है। इसे लिखा है डॉक्टर एरिक बर्ने ने, जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी व्यक्तित्व और संवाद का विश्लेषण के जनक माने जाते हैं। यह किताब 1964 में प्रकाशित हुई थी और तुरंत ही बेस्टसेलर बन गई, क्योंकि इसने आम इंसान को खुद की और दूसरों की सोच और हरकतों को पहचानने का एक नया तरीका दिया। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि लोग अपने रिश्तों और बातचीत में सचमुच सच्चाई से ज्यादा गेम्स खेलते हैं। ये गेम्स वो पैटर्न्स हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं और जिनके पीछे छिपा होता है कोई भावनात्मक मकसद। जैसे कि कोई इंसान हमेशा बीटिंग द सिस्टम का खेल खेलता है, कोई बार बार पोर मी यानी मैं तो बेचारा हूं वाला गेम खेलता है, और कोई न्यू आई गॉट यू जैसा गेम खेलता है जिसमें वो मौके की तलाश में रहता है किसी को नीचा दिखाने के लिए। एरिक बर्न ने इंसानी व्यक्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा। पेरेंट, माता पिता का स्वरूप, जहां हम आदेश, नियम और सीख लिए घूमते हैं। अडल्ट, वयस्क स्वरूप, जहां हम लॉजिक और वास्तविकता से फैसले लेते हैं। चाइल्ड, बच्चा स्वरूप, जहां हमारी भावनाएं, जिद और मासूमियत छिपी होती है। हर बातचीत में ये तीनों रूप आपस में खेलते रहते हैं और इन्हीं से बनते हैं वो गेम्स जिनके बारे में किताब विस्तार से बात करती है। किताब में लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग गेम्स का वर्णन है, जिन्हें लोग रिश्तों में, परिवार में, ऑफिस में और समाज में बार बार खेलते हैं। उदाहरण के लिए, इफ इट वरंट फॉर यू, जहां इंसान अपनी नाकामयाबी का ठीकरा हमेशा किसी और पर फोड़ता है। व्हाई डोंट यू, यस बट, जहां कोई सलाह मांगता है लेकिन हर सलाह का बहाना बनाकर इनकार कर देता है। लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड, जहां व्यक्ति खुद को हमेशा हारा हुआ और बेचारा दिखाकर सहानुभूति बटोरता है। ये गेम्स मजाकिया भी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। क्यों जरूरी है यह किताब? आज की दुनिया में जहां रिश्ते पहले से ज्यादा जटिल हो गए हैं, यह किताब हमें एक ताकत देती है, खुद को और दूसरों को गहराई से समझने की ताकत। यह हमें बताती है कि कब हम गेम्स में फंस जाते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे इन गेम्स से बाहर निकलकर सच्चा और ईमानदार संवाद किया जाए। और सबसे अहम, यह हमें यह एहसास दिलाती है कि असली आजादी तब मिलती है जब हम रिश्तों में खेल खेलना छोड़ देते हैं। गेम्स पीपल प्ले ने न सिर्फ मनोविज्ञान की दुनिया को बदल दिया, बल्कि पॉप कल्चर में भी टहलका मचाया। यह किताब इतनी लोकप्रिय हुई कि 1960 के दशक और 70 के दशक में गेम्स शब्द का इस्तेमाल आम लोगों की बातचीत में होने लगा। लोग पूछने लगे, अरे ये गेम क्यों खेल रहे हो? इस किताब ने लोगों को रिश्तों के बारे में सोचने का नया नजरिया दिया। यह हमें समझाती है कि अगर हम अपने रिश्तों को सच्चे अर्थों में सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हम कौन से गेम्स खेल रहे हैं और क्यों। एरिक बर्न की यह किताब सिर्फ मनोविज्ञान के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो रिश्तों को गहराई से समझना चाहता है। चाहे आप पति पत्नी हों, दोस्त हों, बॉस हों या सहकर्मी, यह किताब आपके हर रिश्ते को एक नया आईना दिखाएगी। अध्याय 1, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस,
हमारे अंदर के 3 चेहरे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम एक ही व्यक्ति होकर भी अलग अलग मौकों पर बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करते हैं? कभी हम किसी को डांटते हैं, कभी समझाते हैं, कभी डरते हैं, तो कभी बच्चे की तरह जिद करते हैं। एरिक बर्न कहते हैं, हम सबके अंदर 3 चेहरे रहते हैं, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। यही 3 चेहरे हमारे हर रिश्ते और हर बातचीत को तय करते हैं। इन्हें वे कहते हैं ईगो स्टेट्स या अहम अवस्थाएं। एक पेरेंट, नियमों और आदेशों की दुनिया। पेरेंट अवस्था तब सक्रिय होती है जब हम वैसे बोलते हैं जैसे हमारे माता पिता, शिक्षक या समाज हमसे बोलते थे। इस अवस्था में हमारा व्यवहार आदेश देने वाला, नियंत्रित करने वाला या सिखाने वाला होता है। जैसे, तुम हमेशा देर क्यों करते हो? ऐसे नहीं बोलते, मुझे पता है क्या सही है। ये वही आवाज है जो हमने बचपन में सुनी थी और अब हम दूसरों से वैसे ही बोलने लगते हैं। पेरेंट के 2 रूप होते हैं। नर्चरिंग पेरेंट, पालन करने वाला जो स्नेह से देखभाल करता है। क्रिटिकल पेरेंट, आलोचक जो नियम थोपता है, डांटता है, नियंत्रण करता है। पेरेंट मोड बुरा नहीं है, लेकिन अगर यह जरूरत से ज्यादा हावी हो जाए तो हमारे रिश्ते आदेश और पालन के खेल में बदल जाते हैं। 2 एडल्ट, वास्तविकता की आंखों से देखना। एडल्ट वह अवस्था है जो हमेशा तथ्य और तर्क पर चलती है। यह न तो दूसरों को दोष देती है, न भावनाओं में बहती है, बस सच को जैसे है वैसे स्वीकार करती है। जैसे, चलो देखते हैं असल में समस्या क्या है, इसका डेटा क्या कहता है। मैं इस स्थिति में शांत रहकर फैसला कर सकता हूं। अडल्ट मोड में व्यक्ति वर्तमान में रहता है। वह न तो अतीत के पेरेंट के आदेशों में फंसा है, न बचपन की चाइल्ड वाली भावनाओं में उलझा है। एरिक बर्न कहते हैं, अडल्ट अवस्था ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जो सच्चे संवाद को जन्म देती है। जब 2 लोग अडल्ट की तरह बात करते हैं तो बातचीत सम्मानजनक, तार्किक और संतुलित होती है। लेकिन जैसे ही कोई पेरेंट या चाइल्ड मोड में चला जाता है, वहीं से शुरू होता है गेम 3 चाइल्ड, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की दुनिया। चाइल्ड अवस्था हमारे अंदर का वह हिस्सा है जो भावनात्मक, रचनात्मक और कभी-कभी विद्रोही होता है। यह वही बच्चा है जो खुश होता है, डरता है, रोता है या जिद करता है। चाइल्ड के भी 2 पहलू होते हैं। नेचुरल चाइल्ड, स्वाभाविक बच्चा जो हंसता है, खेलता है, रचनात्मक होता है। अडैप्टेड चाइल्ड, अनुकूलित बच्चा जो डर के कारण खुद को बदलता है या दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको टोकता है और आप अंदर से नाराज होकर चुप हो जाते हैं, तो वह अडैप्टेड चाइल्ड का व्यवहार है। और जब आप खुलकर हंसते हैं या कल्पनाएं करते हैं, तो वह नेचुरल चाइल्ड की झलक है। चाइल्ड अवस्था हमें इंसान बनाती है, लेकिन अगर यही हावी हो जाए तो हम बिना सोच के प्रतिक्रिया देने लगते हैं और रिश्ते भावनाओं के झूले में झूलने लगते हैं। एरिक बर्न ने इस किताब में एक क्रांतिकारी विचार दिया। हर बातचीत 2 लोगों की अहम अवस्थाओं के बीच होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पेरेंट मोड में बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति चाइल्ड बनकर जवाब देता है, लेकिन मैं तो बस मदद कर रहा था, तो यह पेरेंट चाइल्ड ट्रांजैक्शन है। यह ट्रांजैक्शन अक्सर गेम में बदल जाती है, क्योंकि दोनों व्यक्ति अब वास्तविक मुद्दे से दूर होकर अपने अंदर के पुराने रोल्स में जीने लगते हैं। लेकिन जब दोनों एडल्ट अवस्था में बात करते हैं, जैसे, चलो देखते हैं हम दोनों इसे कैसे सुलझा सकते हैं, तो संवाद स्वस्थ और समाधानकारी होता है। बर्न का कहना है, ट्रांजैक्शनल अवेयरनेस, यानी यह पहचानना कि अभी मैं किस अवस्था से बात कर रहा हूं और दूसरा व्यक्ति किस अवस्था से जवाब दे रहा है, यही आत्म जागरूकता का पहला कदम है। जब अगली बार आप किसी से झगड़ें या बहस करें, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, अभी मेरे अंदर कौन बोल रहा है? क्या यह मेरा क्रिटिकल पेरेंट है जो दूसरों को दोष दे रहा है, या मेरा स्केर्ड चाइल्ड जो बचाव में आ गया है, या मेरा एडल्ट जो स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही आप इसे पहचानने लगते हैं, आपका हर संवाद, हर रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है।
आप समझने लगते हैं कि लोग आपको चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके अंदर की कोई अवस्था ऐसा करती है। और यही समझ गेम्स पीपल प्ले की असली शुरुआत है। अब सवाल यह है, अगर हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये 3 चेहरे हैं, तो फिर हम गेम्स खेलते ही क्यों हैं? क्या वजह है कि हम बार बार एक ही भावनात्मक जाल में फंसते रहते हैं? अध्याय 2, लोग खेल क्यों खेलते हैं? कभी आपने सोचा है हम बार बार वही झगड़े क्यों करते हैं? वही बहाने, वही भावनात्मक डायलॉग, वही शिकायतें, जैसे जिंदगी का कोई पुराना स्क्रिप्ट बार बार रिप्ले हो रहा हो। एरिक बर्न कहते हैं, हम इंसान खेल खेलते हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, और यह जरूरत मनोरंजन की नहीं, भावनात्मक जीवितता की है। बर्न बताते हैं कि हर इंसान के भीतर 3 गहरी भावनात्मक भूखें होती हैं। यही भूख हमें गेम्स की ओर धकेलती है, एक ध्यान की भूख। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे देखे, सुने, महसूस करे। अगर यह ध्यान प्यार से ना मिले तो हम उसे झगड़े, ड्रामा या शिकायत के रूप में खींच लेते हैं। जैसे जब कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो कभी कभी वह सजा नहीं बल्कि ध्यान मांग रहा होता है। उसे बस इतना चाहिए, कोई मेरी तरफ देखे। बड़े होने पर यही आदत गेम्स में बदल जाती है। हम रिश्तों में भी वही करते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं झगड़ा करके ध्यान ले लूंगा। 2, रिकॉग्निशन, स्वीकृति की भूख। हर कोई चाहता है कि उसकी उपस्थिति को कोई मान्यता दे। तुम अच्छे हो, तुम सही हो, या मैं तुम्हें समझता हूं। ये शब्द हमारे मन को पोषण देते हैं। लेकिन जब हमें ये सकारात्मक स्वीकृति नहीं मिलती तो हम नकारात्मक स्वीकृति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए लोग ऐसे गेम्स खेलते हैं जहां उन्हें कम से कम रिएक्शन तो मिले। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार कहता है मुझसे हमेशा गलत होता है, तो वह वास्तव में यह सुनना चाहता है, नहीं, तुम गलत नहीं हो। उसे गेम नहीं चाहिए, मान्यता चाहिए। 3, स्ट्रक्चर, जीवन में पैटर्न की भूख। मनुष्य अनिश्चितता से डरता है, इसलिए वह अपने दिन, रिश्तों और भावनाओं में ढांचा बनाना चाहता है। गेम्स हमें वह ढांचा देते हैं, एक पैटर्न, एक स्क्रिप्ट, जिसमें हम जानते हैं कि क्या होगा। भले ही वह गेम दुख दे, पर हमें यह सुकून देता है कि मुझे पता है यह कैसे खत्म होगा। जैसे किसी को हमेशा पीड़ित बनना पसंद होता है, क्योंकि उसे पता है कि अंत में उसे सहानुभूति मिलेगी। यह अनुमान उसे सुरक्षा देता है, भले ही यह दर्दनाक हो। गेम्स हमारे भीतर के खालीपन को भरते हैं। वे हमें रोल देते हैं, शिकायतकर्ता, मददगार, पीड़ित या न्यायकर्ता। इन भूमिकाओं में हमें लगता है कि हम कोई हैं, हम महत्वपूर्ण हैं। बर्न कहते हैं, लोग गेम्स नहीं खेलते क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अकेलेपन और असहायता से डरते हैं। गेम्स हमें भावनात्मक ड्रामा देते हैं, हमें यह एहसास कराते हैं कि जिंदगी में कुछ हो रहा है। चाहे वह बहस हो या झगड़ा, वह हमें जीवित महसूस कराता है। गेम्स का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वे संपर्क का भ्रम देते हैं, लेकिन असल में दूरी पैदा करते हैं। जब 2 लोग गेम खेलते हैं तो वे सच्चे रूप में नहीं, बल्कि अपने ईगो स्टेट्स के रोल्स में बात कर रहे होते हैं। एक पेरेंट बनकर आदेश देता है, दूसरा चाइल्ड बनकर बहस करता है। दोनों को लगता है कि वे बात कर रहे हैं, पर वास्तव में दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे, बस पैटर्न दोहरा रहे हैं। इसीलिए बर्न कहते हैं, गेम्स हमें असली संवाद से दूर ले जाते हैं। गेम्स को समझना उनसे बाहर आने का पहला कदम है। जब हम अपनी अटेंशन और रिकॉग्निशन की भूख को सचेत रूप से पहचानते हैं, तो हम उसे गेम्स के जरिए नहीं, बल्कि सच्चे संवाद के जरिए पूरा करना सीखते हैं। और यही असली आजादी की शुरुआत है। अब सवाल यह है, अगर गेम्स हमें इतना धोखा देते हैं, तो कौन से गेम्स हम बार बार खेलते हैं और हमें खुद भी इसका एहसास क्यों नहीं होता? अगले अध्याय में हम जानेंगे सबसे आम मनोवैज्ञानिक गेम्स, जैसे Why don't you? Yes, but now I've got you, और I'm only trying to help you, जो हमारे रिश्तों के अनदेखे ट्रिगर्स बनते हैं। अध्याय 3, सबसे आम मानसिक खेल। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग
हमेशा वही झगड़े, वही बहाने, वही पैटर्न दोहराते रहते हैं, चाहे रिश्ते बदल जाएं, हालात बदल जाएं। दरअसल वे लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, मानसिक और भावनात्मक खेल। ये खेल ऐसे होते हैं जिनमें दिखता तो है कि इंसान ईमानदारी से बातचीत कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर एक छुपा हुआ एजेंडा चलता रहता है। एरिक बर्न कहते हैं, हर गेम का मकसद होता है किसी छिपी हुई भावना को संतुष्ट करना, चाहे वह गुस्सा हो, नियंत्रण की चाह हो या ध्यान की भूख। आइए अब कुछ सबसे लोकप्रिय और रोजमर्रा के साइकोलॉजिकल गेम्स को गहराई से समझते हैं। 1. Why don't you yes but? यह गेम लगभग हर बातचीत में छिपा होता है। सोचिए, वो कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बताता है और आप तुरंत कहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते? वह कहता है, हां लेकिन वो काम नहीं करेगा। आप एक और सुझाव देते हैं और जवाब फिर वही, हां लेकिन। ऐसा लगता है कि वह सलाह मांग रहा है, पर वास्तव में वह समाधान नहीं चाहता। उसे ध्यान और सहानुभूति चाहिए, उसे कोई सुन ले, उसे कोई महत्व दे। यह गेम अक्सर विक्टिम बनने के पैटर्न से जुड़ा होता है। असल में वह व्यक्ति प्रॉब्लम सोल्वर नहीं, प्रॉब्लम लवर बन चुका होता है। और यह गेम वहीं खत्म होता है जब हम समझ जाते हैं कि हर किसी की समस्या का जवाब हमें नहीं देना, कभी कभी बस सुनना ही सबसे बड़ी मदद होती है। 2. Now I've got you son of a। यह गेम उन लोगों का है जो हर वक्त किसी की गलती पकड़ने के इंतजार में रहते हैं। वे दिखते तो बहुत सख्त और नियमप्रिय हैं, पर असल में उनके भीतर गुस्सा और बदला लेने की भावना छिपी होती है। जैसे ही कोई छोटी सी चूक होती है, वे तुरंत वार करते हैं, देखा मैंने कहा था ना तुमसे ये नहीं होगा। इस गेम में प्लेयर को असली आनंद दूसरों की गलती साबित करने में मिलता है। उसे लगता है कि अब वो जीत गया है, पर भीतर से यह गेम ईगो को फ्यूल देता है और रिश्तों को जहर। एरिक बर्न कहते हैं, इस गेम का अंत हमेशा विजय की झूठी भावना और रिश्ते की हार में होता है। 3. I'm only trying to help you। यह गेम सबसे खतरनाक और मीठे शब्दों में खेला जाता है। ऐसे लोग हर वक्त कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन उनकी मदद असल में नियंत्रण का माध्यम होती है। वे दूसरों के जीवन में दखल देकर खुद को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन पर निर्भर रहें। जब उनकी सलाह न मानी जाए तो वे अंदर से आहत हो जाते हैं। मैंने तो अच्छा ही चाहा था, फिर भी तुमने मेरी नहीं मानी। असल में यह गेम हेल्पर नहीं, कंट्रोलर का गेम है। मदद अगर सच्ची है तो वह स्वतंत्रता देती है, और अगर गेम है तो वह बंधन बन जाती है। 4. See what you made me do। यह गेम विक्टिम मेंटालिटी का प्रतीक है। ऐसे लोग अपनी हर गलती, हर असफलता के लिए किसी और को दोषी ठहराते हैं। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। इस गेम से इंसान जिम्मेदारी से भागता है, क्योंकि अगर वह खुद को जिम्मेदार मान ले तो उसे अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, और वही उसे सबसे कठिन लगता है। यह गेम रिश्तों में इमोशनल गिल्ट और मैनिपुलेशन पैदा करता है। दूसरा व्यक्ति हमेशा अपराधी महसूस करता है, और गेम खेलने वाला व्यक्ति अपने विक्टिम रोल में सुरक्षित महसूस करता है। याद रखिए, जब तक हम सी व्हाट यू मेड मी डू बोलते रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन की लगाम किसी और के हाथों में रखेंगे। इन सभी गेम्स का एक ही उद्देश्य होता है, इमोशन और पावर का लेन देन। हर गेम में कोई विनर और कोई लूजर होता है, पर असली नुकसान दोनों का होता है, क्योंकि सच्चा संबंध वहां बनता है जहां ईमानदार बातचीत हो, ना कि छुपे हुए खेल। एरिक बर्न हमें यह सिखाते हैं कि जब हम यह पहचान लेते हैं कि कौन सा गेम खेला जा रहा है, तो हम उस गेम से बाहर निकलने का चुनाव कर सकते हैं। और वहीं से शुरू होती है इनर फ्रीडम की यात्रा। अब सोचिए, क्या कभी आपने खुद को यस बट या आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू जैसे गेम्स में पाया है? अगर हां, तो अगला सवाल उठता है, हम इन गेम्स से खुद को मुक्त कैसे करें? कैसे ऐसे संवाद करें जो सच्चे हों, बिना किसी इमोशनल मैनिपुलेशन के? यही हम जानेंगे। अध्याय 4, गेम्स से बाहर निकलने की कला, हाउ टू स्टॉप प्लेइंग। अध्याय 4, गेम्स इन रिलेशनशिप्स।
रिश्ते वो जगह हैं जहां हम सबसे ज्यादा गेम्स खेलते हैं, क्योंकि यहीं हमारी भावनाएं सबसे गहरी होती हैं, हमारी असुरक्षाएं सबसे खुली होती हैं और हमारे ईगो स्टेट्स, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता पिता और बच्चे, दोस्त या सहकर्मी, हर रिश्ते में अदृश्य संवाद चल रहा होता है। बाहर से लगता है हम बातचीत कर रहे हैं, पर अंदर से अक्सर हम गेम खेल रहे होते हैं, ध्यान पाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए। एरिक बर्न कहते हैं, हर गेम वहां शुरू होता है जहां सच्ची बातचीत खत्म होती है। जब हम किसी रिश्ते में भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम सच कहने की बजाय भूमिकाएं से निभाने लगते हैं। पति कहता है, तुम कभी खुश नहीं रहती। पत्नी कहती है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। ये वाक्य सीधे सादे नहीं हैं। ये दोनों चाइल्ड और पेरेंट अवस्था से आए हैं। पति पेरेंट बनकर जज कर रहा है, पत्नी चाइल्ड बनकर शिकायत कर रही है। अगर दोनों एडल्ट बनकर बात करते तो संवाद कुछ यूं होता, मुझे लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा हूं, या जब तुम बात नहीं करते मुझे अनदेखा महसूस होता है। ऐसे वाक्यों में न आरोप है न बचाव, सिर्फ ईमानदारी है। और यही अडल्ट टू अडल्ट बातचीत का सार है। अगर तुम न होते तो मैं अपने सपने पूरे कर लेता। यह संवाद हमें जिम्मेदारी से बचाता है, क्योंकि जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो हमें अपने चुनावों की जवाबदेही नहीं लेनी पड़ती। सी वॉट यू मेड मी डू। देखा, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। यह गेम भावनात्मक ब्लैकमेल का रूप लेता है। व्यक्ति अपनी गलती के लिए सामने वाले को दोष देता है ताकि गिल्ट पैदा हो और नियंत्रण मिले। यस डियर गेम, झूठी सहमति। कई बार पति या पत्नी शांति बनाए रखने के लिए हर बात पर हां कह देते हैं, लेकिन भीतर से नाराज रहते हैं। बाहर से रिश्ता शांत दिखता है, पर अंदर में रिजेंटमेंट, दबी नाराजगी जमा होती रहती है। हर गेम की जड़ में एक ही बात होती है, मैं असली में नहीं बन पा रहा हूं। एरिक बर्न बताते हैं कि हर रिश्ता तभी स्वस्थ होता है जब उसमें 3 बातें हों: ईमानदारी, ऑनेस्टी, सम्मान, रिस्पेक्ट, जागरूकता, अवेयरनेस। जब हम समझ जाते हैं कि मैं अभी पेरेंट की तरह बात कर रहा हूं या चाइल्ड की तरह, तो हम खुद को रोक सकते हैं और अडल्ट अवस्था में वापस लौट सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका साथी गुस्से में कुछ कहे तो तुम हमेशा ऐसा करती हो कहने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लगता है हम दोनों थोड़ा ठहर कर बात करें तो बेहतर रहेगा। यही फर्क है गेम और ग्रोथ में। गेम में ईगो जीतता है, ग्रोथ में रिश्ता जीतता है। एरिक बर्न कहते हैं, सच्चा रिश्ता वह है जहां 2 एडल्ट एक दूसरे से बात करते हैं, बिना भूमिकाओं के, बिना मुखौटों के। जब हम किसी को दोष देने, सुधारने या खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसकी भावनाओं को सचमुच समझने लगते हैं, वहीं से प्यार का असली रूप जन्म लेता है। रिश्ते किसी गेम की तरह नहीं जिए जाते, उन्हें एक्सपीरियंस की तरह महसूस किया जाता है। अब सोचिए, क्या आपके किसी रिश्ते में ऐसे माइंड गेम्स चल रहे हैं जहां बात तो प्यार की होती है, लेकिन असल में लड़ाई ईगो की होती है? और अगर हां, तो अगला सवाल उठता है, क्या हम इन गेम्स को पहचान कर रिश्तों को सच्चे संवाद में बदल सकते हैं? कैसे अपने रिश्ते को ड्रामा से निकालकर डीपट में ले जाएं? यही हम जानेंगे अध्याय 5, हाउ टू स्टॉप प्लेइंग गेम्स, जहां हम सीखेंगे वो व्यावहारिक कदम जो आपको इमोशनल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। अगले अध्याय को जरूर सुनिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है रिश्तों में सच्ची क्रांति। अध्याय 5, सबसे खतरनाक खेल। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, अगर मेरी शादी किसी और से हुई होती तो मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर लेता? या अब अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो मैं बहुत आगे निकल जाता? या अगर मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया होता तो आज मेरी दुनिया अलग होती? सुनने में यह बातें बहुत तार्किक लगती हैं, लेकिन असल में यह सबसे खतरनाक मानसिक खेलों में से एक है, जिसे एरिक बर्न ने नाम दिया इफ इट वर्न्ट फॉर यू। यह गेम शुरू कैसे होता है?
यह गेम तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी जिंदगी की असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों या लोगों को जिम्मेदार ठहराने लगता है। वह कहता है, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, पर मेरे आसपास के लोग ही मुझे रोकते हैं। यह लेकिन ही गेम की जड़ है, क्योंकि इसके पीछे छिपा होता है एक अचेतन लाभ, साइकोलॉजिकल पे ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच निकलना। जब हम कहते हैं, अगर तुम ना होते तो मैं कर लेता, तो हम खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर देते हैं। अब हमें कोशिश नहीं करनी, अब हमें अपने डर का सामना नहीं करना, क्योंकि दोष किसी और पर है। एरिक बर्न बताते हैं कि यह गेम व्यक्ति के अंदर छिपे चाइल्ड ईगो स्टेट से आता है, जो चाहता है कि कोई और उसकी जिंदगी संभाले, कोई और निर्णय ले, और अगर चीजें गलत हो जाएं तो दोष भी उसी का हो। यह गेम एक तरह का इमोशनल एस्केप रूट है। इससे व्यक्ति अपने भीतर के फेलियर के डर से बच जाता है, क्योंकि जब तक दोष किसी और का है, उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। यह गेम एक कंफर्ट जोन जैसा है, जहां हमें दर्द नहीं होता, लेकिन विकास भी नहीं होता। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी सपोर्ट नहीं करती। यह सुनने में सही लगता है, पर असल में वह अपनी असफलता का बहाना बना रहा है, क्योंकि अगर वह सच में चाहता तो वह किसी न किसी तरह रास्ता ढूंढ ही लेता। एरिक बर्न कहते हैं, द मोमेंट यू से इफ इट वर्न्ट फॉर यू, यू हैंड ओवर योर पावर। जैसे ही तुम कहते हो अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, तुम अपनी ताकत किसी और को दे देते हो। यह गेम धीरे धीरे हमारे अंदर हेल्पलेसनेस पैदा करता है। हम खुद को परिस्थितियों के गुलाम समझने लगते हैं, और सबसे दुखद बात, हम यह मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पर सच यह है, हर व्यक्ति के पास चुनाव की शक्ति होती है। हम तय कर सकते हैं कि हम शिकायत करेंगे या कोशिश, दोष देंगे या दिशा ढूंढेंगे। असली आजादी तब आती है जब हम कहना शुरू करते हैं, अगर मैं सच में चाहता तो मैं रास्ता ढूंढ लेता। यही वाक्य इफ इट वर्न्ट फॉर यू गेम को तोड़ देता है। गेम से बाहर निकलने का रास्ता जागरूकता, यह पहचाने कि क्या आप किसी और को अपनी रुकावट मान रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक गेम है जो आपको कंफर्ट दे रहा है? जिम्मेदारी, हर स्थिति में यह पूछें, इसमें मेरा योगदान क्या है। यह सवाल आपको अपनी ताकत लौटाता है। क्रिया, एक छोटा कदम उठाए, शिकायत की जगह वो एक कोशिश, किसी पर निर्भर रहने की जगह खुद निर्णय लें। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि यह ईगो को चुनौती देती है, लेकिन यही ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत है। इफ इट वर्न्ट फॉर यू एक ऐसा गेम है जो हमें विक्टिम से क्रिएटर में बदलने की चुनौती देता है। यह गेम छोड़ना मतलब है अपनी जिंदगी की लगाम फिर से अपने हाथों में लेना। एरिक बर्न का संदेश स्पष्ट है, आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप दूसरों को दोष देना बंद करेंगे। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी यह कहा है, अगर वो मेरे साथ ना होता तो मैं खुश रह सकता था, या अगर परिस्थितियां सही होती तो मैं सफल होता? तो अगला सवाल है, जब कोई व्यक्ति खुद अपने रास्ते की रुकावट बन जाता है, तो क्या वो जानबूझकर ऐसा करता है या अनजाने में? अध्याय 6, गेम्स से बाहर कैसे निकला जाए। क्या आपने कभी सोचा है, हम जिन माइंड गेम्स में बार बार फंसते हैं, उनसे आखिर बाहर कैसे निकलें? क्योंकि गेम पहचानना एक बात है, पर उसे खेलना बंद करना यही असली चुनौती है। एरिक बर्न कहते हैं, गेम्स तभी खत्म होते हैं जब हम उन्हें पहचान लेते हैं। यानी जागरूकता ही पहला कदम है, पर उसके बाद जो आता है वही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी भी गेम का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है रिएक्शन। जैसे ही कोई व्यक्ति आपकी बटन दबाता है, आप गुस्से में, बहस में या बचाव में आ जाते हैं, और उसी पल गेम शुरू हो जाता है। बर्न का सुझाव है, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। अगर कोई कहे तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तो तुरंत बहस में पड़ने की जगह एक पल ठहरिए और अपने अंदर पूछिए, क्या यह बात मुझे उकसाने के लिए कही गई है? जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप गेम के बाहर खड़े हो जाते हैं। अब आप उस गेम के प्लेयर नहीं, व्यूअर बन जाते हैं।
यही वह बिंदु है जहां आपकी शक्ति वापस आती है। याद कीजिए, एरिक बर्न ने कहा था कि हर व्यक्ति के भीतर 3 ईगो स्टेट्स होते हैं, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। गेम तब शुरू होता है जब कोई पेरेंट बनकर हुक्म देता है और दूसरा चाइल्ड बनकर भावनाओं से प्रतिक्रिया करता है। अगर आपको गेम खत्म करना है तो बस एक चीज करनी है, अडल्ट बने रहना। एडल्ट मोड का मतलब है तथ्य पर रहना, भावनाओं में नहीं बहना। गुस्सा, आरोप या शिकायत की जगह स्पष्ट संवाद करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुम्हारी वजह से सब खराब हुआ, तो नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ कहने की बजाय शांतिपूर्वक कहें, मुझे लगता है हम दोनों कुछ बेहतर कर सकते हैं। यह जवाब गेम को वहीं रोक देता है, क्योंकि आपने भूमिका निभाने से मना कर दिया। सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ताकतवर वाक्य है, आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम, या हिंदी में, मुझे यह गेम नहीं खेलना। यह वाक्य आपके आत्मसम्मान की घोषणा है। यह बताता है कि अब आप दूसरों की भावनाओं या शब्दों से संचालित नहीं होंगे। आपके भीतर एक नई आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम जन्म लेती है। अब आप अपनी भावनाओं के मास्टर हैं, किसी और के पपेट नहीं। जब आप किसी के गेम को पहचानते हैं तो कोशिश करें कि उसे गलत न कहें, बल्कि समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो डर में जी रहा है, शायद उसे ध्यान चाहिए, या उसे प्यार जताना नहीं आता। यह समझ आपकी करुणा को बढ़ाती है, और यही करुणा गेम्स को डिसॉल्व करती है। क्योंकि जब आप किसी को समझने लगते हैं तो गेम का आधार ही खत्म हो जाता है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते हैं, आप देखेंगे कि लोगों का व्यवहार आपको परेशान करना बंद कर देता है। आप अब दूसरों की प्रतिक्रिया से संचालित नहीं होते, बल्कि खुद तय करते हैं कि कैसा महसूस करना है। यही है इमोशनल फ्रीडम, जब आप दूसरों के गेम्स को समझते हैं पर उसमें फंसते नहीं। एरिक बर्न कहते हैं, फ्रीडम का मतलब दूसरों को बदलना नहीं, खुद को समझ लेना है। अब सोचिए, जब हम गेम्स से बाहर निकल आते हैं तो क्या हम सच में ऑथेंटिक बन पाते हैं, या फिर कोई और गहराई वाला गेम शुरू हो जाता है जिसे हम खुद भी नहीं पहचान पाते। अध्याय 7, सच्चे संवाद की ओर। जब हम गेम्स छोड़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर कुछ बदलने लगता है। अब बातचीत किसी मुखौटे से नहीं, बल्कि सच्चाई से होती है। अब हमारे रिश्तों में भूमिकाएं नहीं रहती, बस रियलिटी रह जाती है। एरिक बर्न कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप प्लेइंग यू स्टार्ट लिविंग। जैसे ही तुम खेलना छोड़ते हो, तुम जीना शुरू करते हो। यह आखिरी अध्याय हमें वहीं ले जाता है जहां संवाद अभिनय नहीं, अनुभव बन जाता है। जहां शब्द नहीं, सच्चाई बोलती है। सच्चा संवाद तब होता है जब हम अपने अंदर के तीनों हिस्सों, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड, को पहचान लेते हैं और संतुलित कर लेते हैं। अब हम यह जानते हैं कि कब हमारा पेरेंट आदेश दे रहा है, कब हमारा चाइल्ड डर या इच्छा से प्रतिक्रिया कर रहा है, और कब हमारा अडल्ट तर्क और समझ से बात कर रहा है। जब यह समझ आती है तो हम न सिर्फ खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि दूसरों के व्यवहार को भी जज करने की बजाय समझने लगते हैं। अब किसी की बात हमें चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वह व्यक्ति कौन सी अवस्था से बोल रहा है। यह अवेयरनेस हमें भीतर से शांत और स्थिर बना देती है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम भूमिकाएं निभाने लगते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, परफेक्ट पार्टनर, ऑलवेज राइट पर्सन आदि। इन रोल्स के पीछे हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। सच्चा संवाद तब शुरू होता है जब हम रोल्स उतार देते हैं। जब हम कह पाते हैं, हां मैं भी डरता हूं, हां मुझे भी कभी कभी गुस्सा आता है, हां मैं भी गलत हो सकता हूं। यही वल्नरेबिलिटी, ईमानदार स्वीकार्यता, किसी भी रिश्ते में सच्चाई और जुड़ाव का आधार बनती है। एरिक बर्न का मानना था कि हर इंसान के भीतर सच्चे संवाद की क्षमता पहले से मौजूद है, बस वह गेम्स, ईगो और डर की परतों में दब गई है। जब गेम्स खत्म होते हैं तो रिश्ते हल्के, सरल और ईमानदार हो जाते हैं। अब बातचीत में जीत या हार नहीं होती, बस समझ और जुड़ाव होता है। अब आप यह नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा, बल्कि आप सच्चे बने रहते हैं।
अब आपको अपनी भावनाएं छिपाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं सच्चाई में ही सुरक्षा है। यह अवस्था ही इमोशनल मैच्योरिटी की पहचान है, जहां व्यक्ति खुद को और दूसरों को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पाता है। इस किताब की शिक्षाएं सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए जा रहे हैं जो आपको गेम से सच्चे संवाद की ओर ले जाएंगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू करें। दिन में कुछ बार खुद से पूछिए, मैं अभी पेरेंट, चाइल्ड या एडल्ट में से कौन सी अवस्था में हूं? यह सवाल आपको तुरंत जागरूक कर देगा। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कीजिए। जब भी कोई भावनात्मक स्थिति आए, पहले सांस लें, फिर सोचें, फिर बोलें। यह छोटा सा ठहराव आपके पूरे व्यवहार को बदल देगा। ऑनेस्ट बातचीत की शुरुआत करें। अपनी भावनाओं को साफ शब्दों में कहें। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे यह बात ठीक नहीं लगी। आरोप की जगह भावना व्यक्त करें। गेम्स पहचानें, पर दूसरों को दोष न दें। जब आप किसी गेम को पहचानें तो सामने वाले को मैनिपुलेटर न कहें, बस शांत रहकर उस गेम से बाहर निकलें। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाएं। अब यह कहना बंद करें, अगर वो ना होता तो, और कहना शुरू करें, अगर मैं सच में चाहता तो मैं कर सकता था। यही असली स्वतंत्रता है। एरिक बर्न का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। हम सभी में सच्चा संवाद करने की क्षमता है, बस हमें अपने मुखौटे उतारने की जरूरत है। जब आप रोल्स छोड़कर रियलिटी में जीते हैं तो आपका जीवन सहज, स्पष्ट और सुंदर हो जाता है। अब आप गेम्स नहीं खेलते, बल्कि लाइफ को महसूस करते हैं। अब सोचिए, अगर आज से आप हर बातचीत में थोड़ा और सच्चे, थोड़ा और जागरूक हो जाए, तो क्या आपकी जिंदगी भी और हल्की नहीं हो जाएगी? यही एरिक बर्न की इस अद्भुत किताब का सार है। लोग खेल खेलते हैं, पर सच्चे लोग उन्हें पहचानकर जीना सीख जाते हैं। जीवन में अपनाने योग्य मंत्र: रिएक्ट कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो, ब्लेम कम करो, अंडरस्टैंड ज्यादा करो, और सबसे जरूरी, खेल मत खेलो, सच्चाई बनो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी जिंदगी में कितने अदृश्य गेम्स चलते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, ऑफिस में, या हमारे अपने मन के भीतर। एरिक बर्न ने हमें सिखाया कि हर गेम की जड़ होती है हमारी अटेंशन, रिकग्निशन और स्ट्रक्चर की भूख। और जब हम इन्हें पहचान लेते हैं तो हम खुद को विक्टिम से क्रिएटर में बदल सकते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड हमारे अंदर कैसे काम करते हैं और कैसे ये ईगो स्टेट्स हमारे संवाद और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। गेम्स को पहचानना और उनसे बाहर आना मतलब है इमोशनल फ्रीडम, सच्चा संवाद और सच्चे रिश्तों की शुरुआत। याद रखिए, असली ताकत यह नहीं कि आप दूसरों को बदलें, बल्कि यह है कि आप खुद को समझें और जिम्मेदारी लें। जब आप अपने जीवन में यह बदलाव लाएंगे तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने रिश्तों को भी हल्का, साफ और सच्चा बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के समरीज और इंसाइट्स आसानी से सुन सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी अपने जीवन में गेम्स से बाहर निकलकर सच्चा जीवन जी सकें।